आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जैक बोर्ड 2026 क्लास 10 वर्मा का जो साइंस वाला सेट है उसमें से जितना भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या उस टाइप का जितना भी आपका जिसमें वैल्यू वगैरह है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके अलावा बैलेंसिंग वगैरह क्वेश्चन, वो सब आज इस वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको साइंस से डर लगता है या फिर आपका बेसिक्स थोड़ा अगर कमज़ोर है तो इस वीडियो के ऊपर पूरा देखिए, आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरे तरफ से गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में लड़ेंगे एज इट इज़, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर लॉग आंसर। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हर एक सेट का जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख दिया है कि ये कौन सा सेट का है और उसका कौन सा क्वेश्चन है। तो आप उस हिसाब से अगर आपके पास वर्मा है तो आप उससे मैच भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारा आंसर जो है वो वर्मा में गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका ध्यान मत दीजिएगा। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है सेट 1 का 10 नंबर क्वेश्चन। द पावर ऑफ लेंस इज -4d। डी मतलब डायोप्टर, जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सब चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस, जो पावर ऑफ लेंस होता है जिसको हम लोग P से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/f होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो f होता है, f को हम लोग मीटर में रखते हैं। ये जो यहाँ पे f है उसको मीटर रखते हैं। अच्छा, और जो पावर ऑफ लेंस है इसका जो यूनिट होता है, इस यूनिट को हम लोग d से दिखाते हैं। d मतलब क्या हो गया, डायोप्टर, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बातें यहाँ पे अगर आप याद रखते तो ईजी हो जाएगा। जैसे कॉनकेव अगर बोल दिया गया कॉनकेव, तो कॉनकेव का जो फोकस होता है, कॉनकेव का फोकस वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कॉनकेव का फोकस नेगेटिव और उस तरह से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, चाहे लेंस हो या मिरर। कॉनकेव बोल दिया मतलब माइनस और कॉन्वेक्स बोल दिया मतलब प्लस। तो फिलहाल अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है द पावर ऑफ लेंस इज -4। तो माइनस तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। और एक चीज इसमें याद रखिएगा, एक होता है कन्वर्जिंग का कॉन्सेप्ट, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है, लेंस एक्चुअल में आपका दो टाइप का होता है। एक हो गया इस टाइप का होता है जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, और एक इस टाइप का जिसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी लाइट रे आता है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे मिल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, मतलब एक पॉइंट पे मिलना मतलब कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग मतलब जो भी लाइट रे आ रहा है वो फैल जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो भी लाइट रे आ रहा है वो दूर दूर चल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, अगर डाइवर्जिंग का बात करेगा। उस तरह से कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर में मिरर तो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ये वाला हो गया कॉनकेव और ये वाला हो गया कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या होता है कि जो भी लाइट रे आ रहा है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो कन्वर्जिंग मिरर अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और अगर हम लोग डाइवर्जिंग मिरर का बात करेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है जैसे ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में लाइट रे जो आता है वो कुछ इस तरह से चल जाता है, दूर दूर हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या समझ में आया, अगर आपको दिया हुआ है कि लेंस का जो पावर है वो माइनस में है तो कॉनकेव लेंस हो जाता है, क्योंकि कॉनकेव का फोकस जो होता है वो माइनस होता है ना, उसी से ये वाला बना है। या फिर ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव होता है। कोई एक चीज़ याद रखिए, ये तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। अब आते हैं इसका सेट 1 का 12 नंबर क्वेश्चन। ये जो है वो आंसर में थोड़ा शायद मिस्टेक दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है। An object is placed 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऐसा क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो उसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए,
देखिए कि यहाँ पे है क्या, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये वाला जो है जिसका बाहर वाला जो है वो कलर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में आपको दिया हुआ है अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जो एक ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे। तो 20 सेंटीमीटर पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हुज फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ जो है वो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कॉनकेव का जो फोकस होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो खैर ये हो गया हम लोग का फोकस, जो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, फोकस है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक फोकस है, ये भी क्या होगा, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, और यहाँ पे सी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालने बोल रहा है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है वो बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, इस बारे में। अच्छा, मैग्निफिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल के लिए फोकस का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ये जो है ये 25 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर पे, मतलब इससे पहले रख रहे हैं। तो ये पूरा अगर 25 है तो यहाँ पे कहीं पे 20 होगा एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, कॉनकेव के लिए आपको रे डायग्राम बनाने आता है। रे डायग्राम में ये एक इम्पॉर्टेंट वाला होता है, जब ऑब्जेक्ट ये पोल और फोकस के बीच में रहता है तो उसका रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ से क्या हो गया कि आप ऐसे इसको पार कर दीजिए, इस लाइन को यहाँ से भी पार कर सकते हैं या फिर कुछ यहाँ से भी पार कर सकते हैं। और एक आपका क्या हो गया, एक कुछ इस तरह से पार होता है। अब ये जो है जैसे ये जाने के बाद ये इधर आ रहा है, ये दोनों कभी मीट नहीं करेगा क्योंकि ये दूर होते जा रहा है ना, थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसको अगर इधर पार करते हैं मतलब डॉटेड से, तो कहीं ना कहीं ये इधर ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि इस साइड बन सकता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम होता है। कई बार पूछा भी गया है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल, ये हो गया फोकस एफ और ये पोल, इसके बीच में अगर रखते हैं तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। और ये कैसे पता चला कि यहाँ पे है, क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो इमेज जो है वो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब जो m का वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा। कैसे आएगा वो भी समझेंगे। और एक चीज़, ये जो m है जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर ये मिरर है, मिरर के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है -v/u। अच्छा, v क्या होता है, ये होता है इमेज का डिस्टेंस, कि इमेज जो है वो कहाँ पर ही बन रहा है, ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं v। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और अगर ये लेंस है तो लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो होता है v/u, उसमें माइनस नहीं लगता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहे हैं, m का जो वैल्यू है या तो पॉजिटिव आएगा या फिर m का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो जो पॉइंट बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको याद रखिएगा एग्जाम तक, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। और m का वैल्यू अगर माइनस में है तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये होता है क्या है वो देखो, प्लस में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब होता है कि ये जो इमेज बन रहा है वो रियल नहीं बन रहा है। मतलब रियल मतलब होता है कि ये तो रियल लाइन है ना, इससे इंटरसेक्ट होकर इमेज नहीं बन रहा है। देखो ये डॉटेड लाइन से बन रहा है, मतलब ये बन नहीं रहा था, जबरदस्ती हम लोग मिलाए हैं। तो ये जो हो जाता है इसको बोलते हैं वर्चुअल। और जितना भी वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा बनेगा। जैसे घर का जो मिरर होता है उसमें भी हम लोग का सीधा इमेज बनता है। तो याद रखना है वो भी क्या होता है, वर्चुअल होता है, क्योंकि वर्चुअल मतलब इरेक्ट, ये याद रखना, दोनों एक साथ आता है। उसके बाद रियल इमेज क्या होता है कि अगर ये जो लाइन, जो रियल वाला लाइन है, उससे अगर कहीं ना कहीं ये अगर कट होता है, ये दोनों अगर कट हो जाता और यहाँ पे इमेज बनता तो वो रियल कहलाता, और रियल अगर होता तो वो इन्वर्टेड होता। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कैसा बन रहा है, अगर ऐसे अगर देखें तो ये तो वर्चुअल बन रहा है क्योंकि ये सीधा है, देखो है ना, जो वर्चुअल लाइन है उससे कट करके बन रहा है। तो वर्चुअल के लिए क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आंसर में प्लस कौन सा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो जगह पे प्लस है। अच्छा, इमेज जो बन रहा है वो इससे बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज तो बड़ा बन रहा है। तो जो m का वैल्यू होगा ये 1 से बड़ा होगा। कैसे, देखो m का और एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
दैट इज एच डैश बाई एच। अब ये एच डैश बाई एच क्या होता है? एच डैश मतलब होता है इमेज का हाइट, ये जो इमेज बन रहा है ना उसका हाइट, और एच जो होता है वो तो ऑब्जेक्ट का हाइट। तो यहाँ पे देखो इमेज का हाइट तो बड़ा दिख रहा है ना, तो मतलब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा, और ऑब्जेक्ट का हाइट तो छोटा है, मतलब नीचे वाला वैल्यू जो है वो छोटा होगा। तो जब अगर एक एग्जांपल के लिए ऊपर वाला वैल्यू अगर बड़ा है और नीचे वाला वैल्यू अगर छोटा है तो कट करेंगे तो जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है 2.5, मतलब 1 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 0 पॉइंट समथिंग तो होगा ही नहीं, क्या होगा? ये वाला वैल्यू होगा। अब आते हैं, ये तो हम लोग क्या आंसर कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा बन रहा है क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग यू से दिखाते हैं जो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस यू होता है वो हमेशा हम लोग माइनस में दिखाते हैं। माइनस क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इधर जितना भी डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव में दिखाएंगे। उसके बाद फोकस, फोकस इसका कितना दिया हुआ 25, और आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि कॉनकेव अगर है तो कॉनकेव का फोकस क्या होता है, माइनस में होता है। अब इसमें u है, f है, तो क्या नहीं दिया हुआ है, v नहीं दिया हुआ है। अब ये है क्या, मिरर है, तो बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर का हो जाता है। यही अगर लेंस रहता तो लेंस में इस जगह पे बस माइनस होता, जैसे ये मिरर है तो ये प्लस में है, लेंस रहता तो यहाँ पे माइनस। अब पुट f का वैल्यू कितना है -25, u, ये u है, u का वैल्यू कितना है -20। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे -25, ये हो गया -1/20। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, उसको ऊपर लिखते हैं। इसको ये जो है इसको इधर लाओ तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/v। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम लेना। तो इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, देखो 25 और यहाँ पे 20, एलसीएम लो 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, फिर यहाँ पे 5 1 और ये 4, और ये 4 से कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 5 × 25 = 100, तो कितना आ गया 100। अब 25 का टेबल में 100 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। 20 का टेबल में ये कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 1/v। अब ये कितना आ गया 1/100 आ गया ये, क्योंकि ऊपर माइनस करेंगे तो 1 और नीचे 100। अब देखो v कितना आ गया, ऊपर 1 1 मैच कर रहा है तो क्योंकि इसको पलटी करना पड़ता लास्ट में, तो v का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। अब हम लोग m निकालेंगे। देखो यहाँ पे अभी m का फॉर्मूला, ये मिरर के लिए क्या होता है -v/u, तो -v/u माइनस, अब v का वैल्यू कितना आ गया, देखो v का वैल्यू 100 आ गया, और ये u हम लोग क्वेश्चन में कितना है -20, माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 2 से ये 10 कट गया 5 बार में, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो आंसर क्या हो गया हम लोग का +5। और याद रखना ये डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज, मतलब एक जो इंसान है वो सामने कितना सेंटीमीटर तक वो क्लियरली देख सकता है, तो वो हो जाता है 25 सेंटीमीटर। और दूर, अगर यहाँ पे फार पॉइंट अगर बात करता तो फार पॉइंट क्या होता है, मतलब दूर कितना दूर तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी। अच्छा देखिए समझिए, हम लोग सामने अगर देखेंगे तो सामने हम लोग 25 सेंटीमीटर से सामने भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें आंखों में प्रेशर पड़ता है, इसलिए नॉर्मल बात किया गया, नॉर्मल। तो नॉर्मली हम लोग 25 सेंटीमीटर तक ईजिली आराम से देख सकते हैं बिना आंखों में कोई तनाव के। और दूर, दूर तो हम लोग सन को भी देख लेते हैं, स्टार को भी देख लेते हैं जो कि इन्फिनिटी पे है, तो इसलिए दूर हम लोग कितना दूर देख सकते हैं, इन्फिनिटी। तो दोनों से क्वेश्चन बनता है, अगर नियर का बात करेगा या फिर लिस्ट मतलब होता है सामने कम, तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, मीटर नहीं। और अगर दूर का बात करेगा तो इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन जो था, इसमें एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, वो भी मैंने ले लिया है, बाकी ये कैलकुलेशन वाला है। हाउ डज यूज़ ऑफ फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। जो फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वायर में, वो हम लोग के घर में जितना भी जैसे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, मतलब कि बल्ब है या फिर फैन वगैरह है, उसको कैसे बचाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है कि अ फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लायंस बाय मेल्टिंग। देखो यहाँ पे समझो,
ये जैसे तार है, इसमें बीच में जैसे हम लोग फ्यूज़ लगा रहता है घर में बोर्ड में, उस फ्यूज़ में क्या होता है कि जब भी हाई करंट अगर पार हो रहा है तो ये मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके टूट जाता है, तो ये ब्रेक हो गया। तो इससे इधर अगर कोई बल्ब वगैरह है तो वो सब बच जाता है। या फिर कभी ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया तो ये ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने की वजह से मतलब टूट जाता है, टूटने की वजह से ये इसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है और लाइट वगैरह बच जाता है। तो फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एपिलियंस, ये जो फ्यूज़ वायर है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, ये जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एपिलियंस है। बाय मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट, ये मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, टूट जाता है। व्हेन एक्सेसिव करंट, जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है ड्यू टू ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या निकालना है आपको, रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेल हुज अलाउ 10 एम्पियर। अब ये है क्या, देखो फिजिक्स में एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो यूनिट वगैरह है इससे आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या चीज़। तो यहाँ पे ए है, ए मतलब होता है करंट, एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, करंट, जिसको आई से दिखाते हैं, ये कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्ट टू अ 220 वोल्ट पावर। ये वी क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वी से दिखाते हैं, वोल्टेज वगैरह भी बोलते हैं। तो ये कितना दिया हुआ 220 वोल्ट। तो हमको निकालना क्या था, कैलकुलेट द रजिस्टेंस निकालना है, मतलब आर, रजिस्टेंस को आर से दिखाते हैं। तो एक जब भी वी आई आर ये सब का कॉन्सेप्ट होता है तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। तो वी का वैल्यू क्या है 220, आई का वैल्यू कितना है 10 और आर नहीं पता। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना। तो 10 अगर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 2 0, 10 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो, 0 0 कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आई है 20 ओम। ये ओम टाइप में, मतलब आर जो होता है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट ओम होता है, ओम इस तरह से, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर आ गया 44 नंबर जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऐसा एक न्यूमेरिकल आएगा ही। चलिए इसको बेसिक से एकदम पूरे डिटेल से बनाते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर है लेंथ में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि गिवन क्या क्या है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट जिसको एच से दिखाते हैं वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड, मतलब उसको रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो इसको रखा कहाँ पे गया है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, जो हमेशा नेगेटिव होता है ये वाला चीज़। कितना दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर। अब ये देखो मिरर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स का फोकस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना है। फोकस बोलो या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से दिखाते हैं, जो कि दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या, देखो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ऐसे होता है कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि अगर इसको पूरा एक स्फीयर बना देंगे, एक गोला बना देंगे, तो इसका बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस का काम करेगा, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी राइट साइड बन रहा है तो राइट साइड को पॉजिटिव में दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग का याद रखना है कि हम लोग को ज़रूरत फोकस का पड़ता है। तो फोकस मतलब होता है ये बीच वाला पॉइंट। तो अगर पूरा अगर 30 है तो ये आधा कितना होगा, 15 होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखोगे, आर इक्वल टू, ये पूरा आर है, आर इक्वल टू होता है 2f, 2 स्मॉल f, इसको बोलते हैं स्मॉल f, यहाँ तक का डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस। या फिर ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या ऐसे भी पूछता है, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो r/2, ये दोनों याद रखिएगा। तो खैर यहाँ पे फोकस कितना हो जाएगा, ये होता है r/2 फॉर्मूला होता है, मतलब 30/2 दैट इज 15
सेंटीमीटर। प्लस में प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज जिसको वी से दिखाते हैं, ये निकालना है। और क्या निकालना है, नेचर। नेचर निकालना है। नेचर निकलता है एम से, मतलब कि नेचर का मतलब होता है इमेज जो बनेगा उल्टा सीधा वर्चुअल रियल ये। तो हम आपको बताए थे कि एम का वैल्यू या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ERECT इरेक्ट। और माइनस में क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड, ये याद रखना है। और साइज है ना, साइज ऑफ या फिर हाइट लिख देंगे उसको, हाइट ऑफ इमेज की, इमेज का हाइट क्या होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला, कई बार मिरर फॉर्मूला भी एग्जाम MCQ में पूछ लेता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। v निकालना है। 1/u, u का वैल्यू कितना दिया, -20। तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। 1/15, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस में इधर आके प्लस 1/v। अब इसको एलसीएम करेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम देखो, 15 और 20 का एलसीएम 5 दिया 15, फिर यहाँ 5 और 20, फिर 3 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 5 दिया 15, 15 से 60, तो मतलब एलसीएम आ गया 60। 15 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, 15 का टेबल में 4 बार में आता है, 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 का टेबल में 3 बार में, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। अब देखो ऊपर में आ गया 7 है ना, और नीचे में आ गया 60, ये हो गया 1/v। ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो v के लिए क्या करना होगा, इसको पलटना होगा। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो v नीचे इसको ऊपर कर दिए तो इसको भी ऊपर नीचे करना होगा, तो 60/7 सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसको थोड़ा यूनिट में चेंज, मतलब पॉइंट में निकालेंगे, तो पॉइंट में निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या है, 60 है ना, 7 से, तो 60/4 पॉइंट लगा देंगे 0, 35 5.049, तो ये आ गया हम लोग का 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट में निकाल दिए, जरूरी नहीं कि भी आप पॉइंट में निकालो, ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो फिलहाल एक पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग को मिल गया कि इमेज कहाँ पर ही बनेगा ये, और ये पॉजिटिव है मतलब कि राइट साइड बनेगा। फिर नेचर, नेचर के लिए याद रखोगे हम लोग को एम निकालना होगा, एम से ही नेचर पता चलता है, वी से भी पता चलता है लेकिन सबसे अच्छा होता है एम से। एम का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है -v/u। अगर मिरर है तो मिरर में माइनस लगता है, लेंस में माइनस नहीं लगता। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, मिरर फॉर्मूला में प्लस है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है v/u उसमें माइनस होगा। अब माइनस, अब ये v का वैल्यू देखो, दो चीज़ें यहाँ, पॉइंट वाला और ये वाला, तो आप अच्छा होगा आप नॉर्मल वाला को लिखिए 60/7। फिर u का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में कितना है, -20, तो -20 माइनस माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ गया, 60/7 इंटू, ये जो मेन डिवाइड है ये किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब इसके नीचे 1 है तो ये पलट करके क्या हो जाएगा, 1/20। अब ये कट गया 3 बार में, तो m का जो वैल्यू है वो 3/7। आपको यहाँ पे कितना गुना बन रहा है वो नहीं पूछा है, डायरेक्ट आपको पूछा है कि नेचर क्या होगा। तो देखो m का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, तो पॉजिटिव मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसको लास्ट में लिखेंगे भी। अब यहाँ पे m का और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज h'/h। h' क्या होता है, इमेज ऑफ हाइट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट। अब m का वैल्यू तो निकल गया 3/7, h' आपको निकालना है। और h कितना है, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था, h कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे रख लिया। अब ये इधर चली गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इस तरह आ गया, तो कितना आ गया, 3 × 5 15/7, जो कि आइए इसको अगर पॉइंट में निकालेंगे तो h' हो जाएगा ये 7 15 अंदर, तो 14
1.01 ऐसे आ जा रहा है 2.1 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर का था, इमेज कितना बन रहा है 2 सेंटीमीटर का, मतलब छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख दीजिएगा हैंस। आपको क्या क्या पूछा था, एक पूछा था पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कितना निकला आपका v, जो v निकला वो निकला 60/7 सेंटीमीटर। और क्या है नेचर, नेचर पूछा था, नेचर हो गया आपका, नेचर पता चलता है m से, m का वैल्यू क्या है प्लस है, तो नेचर को हम लोग बोलेंगे प्लस, मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद क्या है हाइट, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपको कितना निकला 2.1 सेंटीमीटर, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्मॉलर बोल सकते हैं, स्मॉलर, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो तीसरा नेक्स्ट वाला पार्ट था वो थोड़ा लंबा है, जहाँ तक उम्मीद है कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, भले एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो देखिए है क्या, समझते हैं। 2 वायर्स ए एंड बी, 2 वायर है ए और बी आर इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे 2 वायर है, जैसे कि ये एक वायर हो गया और ये एक वायर हो गया, ये मान लेते हैं ए है और ये वी है, बी है। दोनों का लेंथ क्या है बराबर है, ये भी अगर एल लेंथ का है तो ये भी एल लेंथ का है। डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल मतलब ये जो पेन दिख रहा है ना, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो सर्कल वाला दिख रहा है। तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या हो गया, एक यहाँ पे मोटा होगा और एक पतला वायर होगा, ये लेंथ सेम है लेकिन एक मोटा और एक पतला वायर होगा। मेड ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल मतलब ये भी कॉपर से बना हुआ है तो ये भी कॉपर से। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, यहाँ पे जस्ट बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, कि एक वायर में अगर इसमें से करंट पास हो रहा है, जिसको चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, तो ये जो करंट पास हो रहा है इसको कौन कौन चीज़ें रोकेगा। तो समझिए, करंट अगर पार हो रहा है तो यहाँ पे देरी किसके किसके वजह से होगा, लेट किसके वजह से होगा। अगर इसका लेंथ ज़्यादा रहे तो लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक चीज़ इसका मोटाई पे डिपेंड करेगा, अगर पतला वायर है तो स्लो पार होगा, मोटा वायर हो तो जल्दी पार हो जाएगा। तीसरा चीज़ डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है, अगर कॉपर है तो कॉपर का रुकावट अलग होगा, सिल्वर है तो सिल्वर का रुकावट अलग होगा, और सिल्वर सबसे अच्छा वायर माना जाता है। गोल्ड है तो गोल्ड में रुकावट अलग होगा, एल्युमिनियम में रुकावट अलग होगा। लेकिन अगर दोनों ही जो वायर है वो अगर सेम मेटल का है, देखो यहाँ पे लिख दिया है सेम मेटल, तो सेम मेटल अगर है तो उसमें रुकावट जो करने का टेंडेंसी होगा वो तो सेम होगा। तो उसमें क्या चीज़ बराबर रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ पे आर किसके किस पे डिपेंड करता है, एक हो गया एल पे और एक एरिया पे, अभी बताए ना, ज़्यादा लेंथ तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। अब अगर एरिया ज़्यादा है मतलब मोटाई ज़्यादा है तब तो रुकावट नहीं करेगा, वो तो तुरंत पार हो जाएगा, इसलिए उसको नीचे लिखे हम। और यहाँ पे एक लगता है रॉ, इसको पी जैसा बताते हैं, ये रॉ होता है। रॉ मतलब हो गया कि ये मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मटेरियल सेम है तो दोनों का वो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम होगा। तो नेम द प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर बोथ वायर, इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रॉ से दिखाते हैं, है ना। नेम द प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फॉर बोथ द वायर, रेजिस्टिविटी मतलब रॉ दोनों के लिए सेम है, मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, क्या अलग है, यही जो एक चीज़ लिखा हुआ था मोटाई वाला, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दोनों के लिए अलग होगा, जिसको ए से दिखाते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या था, एक वायर ए है, लेंथ वही सेम है, और एक वायर है जिसको बी से बता रहे हैं, लेंथ वही है लेकिन ये थोड़ा मोटा वायर है, मोटा वायर है तो इसका एरिया अलग होगा। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, इसका जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, इसके कंपेयर में अलग होगा क्योंकि मोटा पतला है। तो ए का जो रेजिस्टेंस है वो है 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो यहाँ पे लेट करना होगा, बी का अगर कुछ मान लेते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, जिसको हम लोग आर बी से दिखाएंगे,
आर बी की रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी कितना है उसको एक्स मान लेते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए जिसको हम लोग आर ए से दिखाएंगे वो क्या हो जाएगा, बोला 4 गुना है मतलब 4x है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो 4 वायर ए, तो वायर ए के लिए आर ए का जो फॉर्मूला होगा, अभी मैंने आपको यहाँ पे रफ में बताया था कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रॉ एल बाई ए होता है। ठीक है, तो मटेरियल तो दोनों सेम है तो इसलिए रॉ लिखे हैं, लेंथ भी दोनों का सेम है तो यहाँ पे एल लिखे हैं, एरिया अलग अलग है, ये ए का मतलब एरिया है तो इसका मोटाई अलग है इसका मोटाई अलग है, तो यहाँ पे देखो ए लिख रहे हैं मतलब एरिया कौन सा वायर का, ए वायर का, ये हो गया। अब यहाँ पे आर ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, देखो हम लोग आर ए का वैल्यू क्या माने हैं 4x माने हैं आर ए का वैल्यू, तो ये रॉ एल बाई ए आ गया, इसको इक्वेशन 1। इसी तरह से सिमिलरली फॉर वायर बी, अब वायर बी के लिए, तो वायर बी के लिए क्या हो जाएगा, रॉ आर बी इक्वल टू रॉ एल बाई ए। अब ये एरिया किसका होगा, ये बी वाला वायर का होगा क्योंकि एरिया ही तो अलग अलग है ना, तो इसलिए बी वायर का। अब आर बी कितना दिया हुआ, आर बी का वैल्यू हम लोग क्या माने, एक्स माने, तो यहाँ पे एक्स हो गया रॉ एल बाई ए बी, इसको इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है 4x है, इसका लेफ्ट साइड में 4x है इसका लेफ्ट साइड में x है, डिवाइड कर दिए। इसका क्या है रॉ एल बाई ये a है और इसका क्या है रॉ एल बाई बी है। अब यहाँ पे x और x कर दिया, क्या बचा 4/1, रॉ कर दिया। यहाँ पे देखो इसको एक चीज़ थोड़ा समझ लो, 4/1 बच गया इधर, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एल बाई ए, ये मेन डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, जब मेन डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये पलट जाता है, क्या हो गया ए बी बाई एल पलट जाएगा, तो अब ये और ये कट गया, तो क्या बचा, ऊपर में बचा ए बी है ना और नीचे बचा ए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी रेशियो ए, क्योंकि डिवाइड मतलब रेशियो ही तो निकालने बोला है, तो ए बी कितना आया 4 रेशियो ए कितना आया 1, देखो ऊपर वाला ऊपर है नीचे वाला नीचे है। ठीक है, ये आ गया, ये हम लोग को पहला का आंसर हो गया। अब सेकंड बोला है द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ द वायर, ये जो एरिया जो है ना यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, इसको अगर साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ एक सर्कल जैसा दिखेगा, देखो इस टाइप से, ये जो दिख रहा है ना इसका ये वाला जो हिस्सा है ये सर्कल जैसा है, तो सर्कल का ही ये जो ए लिखे हैं मतलब एरिया लिखे हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही चीज़। अब यहाँ पे सेकंड नंबर जो पूछा है बी नंबर में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई मतलब रेडियस, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभी जो हम लोग निकाले ए बी बाई ए वो कितना दिया हुआ 4/1 है ना, यही ए बी बाई ए जो है वो 4/1 दिया हुआ है। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का यही फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बी वाला वायर है तो उसका रेडियस अलग होगा। फिर उसी तरह से पाई आर स्क्वायर, ये ए वाला है तो ए वाला अलग होगा 4/1, ये और ये कट गया। अब स्क्वायर को कॉमन ले लो मतलब ऊपर एक साथ लिख लो, ये आर बी वाला है और ये आर ए वाला है, स्क्वायर को एक साथ लिख लिया पूरा का। अब ये जो 4/1 है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2/1 का स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब ये 2 और 2 खत्म, तो आर बी बाई आर ए ये कितना आ गया 2/1 आ गया। तो अगर रेशियो पूछा जाए तो रेशियो कितना आ गया, आर बी रेशियो आर ए जो है ये 2:1 आ गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, 51 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है सेट ए का, अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल को कभी भी बनाएंगे तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बात किया है, तो यहाँ पे साइड में आप क्या कीजिएगा, रफ में एक कॉन्वेक्स लेंस आप बना लीजिएगा। कॉन्वेक्स के बारे में क्या क्या जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो प्लस होता है, ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए। कॉन्वेक्स मतलब फोकस प्लस, हैज़ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे गिवन, आप चाहे तो पूरा डिटेल में लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ फोकस या फिर डिस्टेंस ऑफ फोकस जैसे भी, या फिर नॉर्मली आप एफ लिख करके भी लिख सकते हैं। फोकस कितना दिया हुआ है
10 सेंटीमीटर, यहाँ पे चाहे तो प्लस यूज कर सकते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर ही रखें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो कहाँ पे रखें, टू बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रियल और इन्वर्टेड, इसका भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। रियल का मतलब क्या है कि जो लाइन, जो भी रे जाएगा वो कट होगा डायरेक्ट और वहाँ पे इमेज बनेगा। तो कॉन्वेक्स अगर लेंस का अगर बात करेंगे तो इमेज का 6 कंडीशन आपके बुक में दिया हुआ है, जितना भी कॉन्वेक्स लेंस हो गया या फिर कॉनकेव मिरर हो गया। बस इसमें एक कंडीशन ऐसा है जिसमें इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड नहीं बनता है। वो कौन सा कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को एफ और ये ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में जब रखते हैं तब क्या होता है, इमेज इसी साइड बनता है। इंपॉर्टेंट भी है बोला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड जो है, मैंने अभी आपको बताया कि वर्चुअल कब बनता है, जब इसी साइड इमेज बनेगा। बाकी जितना भी है उसमें इमेज कहाँ पे बनेगा, राइट साइड में। और राइट साइड के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव यूज़ करते हैं, इधर के लिए नेगेटिव, इधर के लिए पॉजिटिव। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो इमेज मतलब वी, ये कहाँ पे बन रहा है आपका 20 सेंटीमीटर अवे, मतलब उधर ही बनेगा। और उधर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ इमेज, अब इमेज का साइज निकालना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये भी पूछा था ना, एट व्हाट डिस्टेंस, यहाँ पे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, मतलब यू आपको निकालने के लिए बोला गया। और क्या बोला गया है, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज, मतलब आपको साइज भी निकालने बोला है, साइज इमेज का। और क्या पूछा है आपको, इफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का हाइट जिसको एच डैश से दिखाते हैं वो आपको निकालने बोला है। और जो एच है, एच मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ रे द डायग्राम शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज का भी डायग्राम यहाँ पे बनाने बोल रहा है इन दिस केस। तो आपको क्या क्या निकालने बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज और रे डायग्राम। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, लेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए याद रखना है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए माइनस लग जाता है बीच में। अब f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है 1/20 और u नहीं पता। अब यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो 2-3 तरीका है। सबसे अच्छा होता है कि आप इस 1/u को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर आके पॉजिटिव। इस साइड में क्या बचा, 1/20 बचा, और इधर से क्या आएगा 1/10, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/10। अब यहाँ पे एलसीएम करो, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ये 20 और 10 का एलसीएम 20 के टेबल में कितने बार में आएगा, एक 1 बार में, तो ऊपर में 1 लिखेंगे। 10 के टेबल में कितने बार में आएगा, 10 के टेबल में ये आ रहा है 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर में बचेगा -1 और नीचे 20, यहाँ पे क्या है 1/u है। अब u निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पलटी करना पड़ेगा। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको पलटी करो, कितना हो गया 20, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर। देखो u का वैल्यू कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या चल रहा है कि माइनस जो है वो लेफ्ट साइड होता है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में, और कहाँ पे रखेंगे 20 पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ चीज़ दिया हुआ है कि v कहाँ पे बन रहा है 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, मतलब v जो है उधर पॉजिटिव 20 में बन रहा है, और हम लोग को ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम लोग को रखना पड़ेगा, वो 20 में इधर। तो और एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखो, फोकस का लेंथ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया 20 हो गया, मतलब इमेज को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। अब आपको याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग 2f पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर ही बनता है, इमेज बनता है हम लोग का 2f2 पे बनता है, यहाँ पे वो भी सेम हाइट का बनता है, एकदम सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, क्या लिखते हैं m का फॉर्मूला। तो m का फॉर्मूला जो होता है, m का फॉर्मूला होता है, एक होता है v/u, लेंस के लिए याद रखना है v/u, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v/u, इसमें माइनस नहीं लगता है। और एक होता है m का फॉर्मूला h'/h होता है,
तो यही दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे नाउ, चाहे तो आप इस चीज़ को यहाँ पे मत लिखिए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि हम लोग जानते हैं v बाई यू इक्वल टू एच डैश बाई एच, क्योंकि दोनों ही m का फॉर्मूला है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब v कितना निकला आपका, v दिया हुआ है 20 और u अभी हम लोग निकाले -20। एच डैश मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, और h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 2। अब ये कट गया तो इधर कितना बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, और माइनस को नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर ही रखते हैं। एच डैश बाई 2 को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा -2, और ये हाइट है तो इसको हम लोग दिखाएंगे सेंटीमीटर में। तो ये माइनस क्या बता रहा है, एच का मतलब माइनस है, माइनस मतलब होता है कि नीचे बन रहा है, नीचे साइड उल्टा बन रहा है, ठीक है, इतना याद हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, साइज और एच वो निकाल लिया। अब उसके बाद रे डायग्राम, तो अब यहाँ पे बनाएंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसको कोशिश करिएगा स्केल वगैरह से बनाने का। ये आपको दिया हुआ कॉन्वेक्स मिरर क्वेश्चन में, आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि ये है फोकस F1 और ये होता है 2F1 जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। अब ये जो एक सर्कल बन रहा है, इधर भी एक बन रहा है मतलब स्फीयर, और एक इधर भी बनेगा, तो यहाँ पे भी होगा F2 होगा और यहाँ पे 2F2। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, वो भी सेम हाइट का बनेगा। तो आप रे डायग्राम ऐसा बनाइएगा कि आपका जो कट होना चाहिए वो यहीं पे होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें। तो स्केल से जब इसको बनाएंगे तो ये याद रखना है कि एकदम कट यहीं पे होना चाहिए। तो ये हो गया, एक जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, और एक क्या होगा, ऐसे आपका सीधा पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाके फोकस से पार होगा, और फोकस से भी आपको यहीं पे कट करना है। देखो ये जाने वाला रे हो गया और ये कट यहाँ पे करेंगे, बस इतना बना दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेट 2 को बनाने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जस्ट मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको एमसीक्यू वगैरह में दिक्कत ना हो। मैग्नीफिकेशन मतलब होता है कि इमेज जो है वो बड़ा छोटा कैसा बन रहा है। तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा, 1 मतलब होता है सेम साइज, 1 से बड़ा मतलब बड़ा बन रहा है, तो ये या तो प्लस में आता है या फिर माइनस में आता है। प्लस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, प्लस के लिए क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और माइनस के लिए क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड होता है, ये याद रखना है। और इसका फॉर्मूला लेंस के लिए याद रखना है, लेंस के लिए हो जाता है v बाई यू, और एक फॉर्मूला होता है एच डैश बाई एच जो दोनों के लिए सेम रहता है, और मिरर के लिए होता है -v बाई यू, और एक फॉर्मूला एच डैश बाई एच, ये दोनों के लिए सेम रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर मतलब घर का जो मिरर होता है उसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है, तो वो होता है +1 होता है। डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रखिएगा। +1 का मतलब क्या है, ये प्लस जो है ये बताता है कि इमेज जो बनेगा वो बनेगा वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। घर का जो मिरर होता है वो वर्चुअल और सीधा बनता है। 1 का मतलब है कि वो सेम साइज का बनता है, ये जो 1 है इसका मतलब है कि ये सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। तो ये वाला वैल्यू को आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर या फिर लेंस, ये पहले मैंने बताया है कि कॉनकेव मिरर या लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो याद रखना नेगेटिव, ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव होता है। वही अगर आपका कॉन्वेक्स अगर होता है तो कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो या लेंस हो उसका पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। कॉनकेव मतलब माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला और कुछ कुछ एसआई यूनिट जो है वो समझ लीजिए फिजिक्स का है। जैसे एसआई यूनिट जो है ये सबसे पहले एक फॉर्मूला हो गया V = I/R, ये ओम्स लॉ से आता है। यहाँ पे R है तो R मतलब होता है रेजिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। V का और एक फॉर्मूला होता है दैट इज W/Q, यहाँ पे V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V मतलब वोल्ट होता है। अच्छा, इसको मेजर किससे करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए ये एक डिवाइस है, और इसको हम लोग लगाते हैं हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये क्या है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए यूज़ होता है।
करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Q/T। करंट का एसआई यूनिट किससे मेजर करते हैं, ए, एम्पियर। अच्छा, एम्पियर को मेजर करने के लिए एक क्या है, एम मीटर है। एम मीटर को किस में लगाते हैं, इसको लगाते हैं सीरीज में, याद रखिएगा। और उसके बाद आर का और एक फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू रॉ L/A होता है, ये भी याद रखिएगा। एच का एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये जो रॉ जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, ऐसे एक ओम मीटर। एच का और एक फॉर्मूला होता है H=I²RT, मतलब हीट के लिए जो फॉर्मूला हो जाए, यूनिट हो जाएगा इसका एच का, वो हो जाता है जूल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला जो है बुक में आपका, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें जो, अच्छा पी का होता है P=VI पावर, और पावर का जो एसआई यूनिट हो जाता है वो वाट हो जाता है, ये याद रखना है, वाट, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो है यूनिट, अगर आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घर में जो हम लोग को बिजली वगैरह यूज़ होता है, उसका यूनिट किस में, वो भी तो ये एनर्जी है, उसको भी तो मेजर किया जाता होगा। तो उसके लिए क्या है, यूनिट जो होता है kWh, ये याद रखना है, kWh। जो मीटर वगैरह रहता है उसमें देखिएगा लिखा रहता है kWh। इसमें याद रखना है 1 kWh जो होता है वो होता है 3.6। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, ये याद रखना है। और यहाँ बीच में पॉइंट रहता है ना, 36, 3.6 इंटू 6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब ये थोड़ा कार्बन वाला चैप्टर का है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बनेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जैसे एक मीथेन है ना, ये मीथेन का जैसे फॉर्मूला है CH4, ये मीथेन का है, CH4 ये मीथेन का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है कि एक आता है हेट्रोएटम क्या होता है, जो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। अब ये जो हेट्रोएटम है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, हेट्रोएटम ऑक्सीजन इसको हटा देगा, ये हेट्रोएटम खुद एक ग्रुप में आता है, उस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH, है ना। ये अगर इसको अगर फिगर के तौर पे देखें तो कुछ इस तरह से बनता है O और यहाँ पे H, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे, कई बार नेम वगैरह दिया रहता है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, है ना, मिथेनॉल। तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा ग्रुप है, तो लास्ट वाला चीज़ से कई बार पहचाना जाता है। तो इसमें याद रखना है कि OL जुड़ा रहता है लास्ट में, OL अगर जुड़ा हुआ है तो समझ जाना एल्कोहल है, और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, -OH, मतलब माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है। CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे, लास्ट में AL लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे अगर लिखा रहता है मिथेनल AL, तो ये समझ जाना है इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO, मतलब एल्डिहाइड। अच्छा, इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। कई बार पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, HCHO होता है। फिर आता है कीटोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीटोन में याद रखना लास्ट में ONE 1 जुड़ा रहता है, और ये क्या होता है, कीटोन जो है, कीटोन के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये जो दो है ना, कीटोन का मतलब होता है ऑक्सीजन जो है एक ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जो कार्बन खुद कम से कम 2 कार्बन से जुड़ा रहे। एक ऐसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा जो कार्बन खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहे। मतलब कीटोन बनाने के लिए, कीटोन वाला ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, ये याद रखना है, 3 कार्बन। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन किसका होता है, मतलब प्रोपेन का, तो ये प्रोपेन से स्टार्ट होता है। लास्ट में क्या रहेगा, ONE। फिर होता है COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें लास्ट में लगता है OIC एसिड। तो समझ जाना है कि अगर किसी के लास्ट में है, जैसे कि मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसमें याद रखना है ब्यूटेनोइक एसिड अगर बोल दिए तो इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला उसका क्या होता है, कुछ इस तरह से। ONE अगर लास्ट में है, जैसे प्रोपेन 1, तो कीटोन ग्रुप है, फॉर्मूला ये हो गया। मिथेनॉल लास्ट में अगर AL है, एल्डिहाइड CHO, लास्ट में अगर OL है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स मिल जाता है इससे। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है सेट 2 का, क्या है कि एन ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे, एकदम इजी तरह से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इतना, मतलब आपको गिवन क्या है, पहले गिवन को आप लिखिए,
जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है जिसको एच से दिखाते हैं वो कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया 27 सेंटीमीटर पे, मतलब यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ -27 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना, यू का वैल्यू हम लोग जब भी लिखते हैं माइनस के साथ लिखते हैं। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अब यहाँ पे मिरर याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये मिरर है, और कौन सा मिरर है कॉनकेव, और कॉनकेव का फोकस क्या होता है, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो -18। देखो क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ था, हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। यहाँ पे 18 को माइनस में क्यों लगाए, क्योंकि कॉनकेव का जो फोकस होता है वो माइनस होता है इसलिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब ये जो मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, रफ में यहाँ पे बना लेना है। इसमें क्या होगा कि कहाँ पे हम लोग स्क्रीन को रखें, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज इज ऑब्टेन, मतलब इमेज जो है वो एकदम क्लियर बनेगा। तो उस पर्दे को, स्क्रीन को हम वही जगह पर रखेंगे जहाँ पे इमेज बनेगा, तो बहुत अच्छे से क्लियर बनेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये पूछा है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो इमेज क्वेश्चन मार्क। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, साइज निकालना है, मतलब एच डैश, जो इमेज का जो हाइट होता है उसको एच डैश से दिखाते हैं। आप चाहे तो H2 भी यूज़ कर सकते हैं, इसको H1 इसको H2। और क्या निकालना है, नेचर, साइज हो गया, फिर नेचर। नेचर मतलब होता है कि वो कैसा बनेगा, उल्टा सीधा जो भी है ना, इन्वर्टेड, इरेक्ट या फिर वर्चुअल। तो यहाँ पे मिरर है तो लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब 1/f, f कितना दिया हुआ -18 दिया हुआ है, 1/v नहीं पता, u देखो दिया हुआ, u कितना दिया हुआ -27। अब यहाँ पे माइनस हमेशा ऊपर रखते हैं, 1/v यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/27। अब ये -1/27 को इधर लेके आते हैं, तो इधर हो गया 1/18, ये जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे है 1/v है। अब यहाँ पे एलसीएम करो, एलसीएम करेंगे तो कितना बचेगा, 18 और 27 का एलसीएम, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 18 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 के टेबल में अगर करेंगे तो 9, ये नहीं जाएगा, डायरेक्ट 9 के टेबल में कर देते हैं, तो 9 1 जा 9, दोनों कटना चाहिए। यहाँ पे ऐसा रखिएगा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है ऐसा नंबर रखना, या तो दोनों कटे या फिर प्राइम नंबर हो। तो 9 × 27, तो 9 × 18, 18 × 54, मतलब 54 आ गया। अब टेबल पढ़ते हैं, 18 का टेबल में कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 27 के टेबल में 2 बार में, तो ऊपर 2 हो गया, और ये आ गया 1/v। ऊपर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/54, और यहाँ पे 1/v। अब v निकालना है, तो इधर भी पलटी कर दो, v आ गया, इधर भी पलटी करेंगे तो -54 सेंटीमीटर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकल गया कि v कितना हो गया, -54। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, नेचर पहले निकालिए। तो नेचर के लिए m एक फॉर्मूला होता है, वो होता है -v/u, यहाँ पे माइनस होगा, m इक्वल टू -v/u। अगर यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये याद रखिएगा। तो -v का वैल्यू कितना है, -54, तो यहाँ पर डबल माइनस हो गया। u का वैल्यू कितना है, -27, माइनस माइनस कट गया, 27 का टेबल में ये कट जाएगा, 27 2 जा, तो m का वैल्यू कितना आ गया, -2, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि ये नेचर जो है ये रियल और इन्वर्टेड बनेगा। मैंने आपको बताया माइनस का मतलब m अगर माइनस में आ जाए तो रियल और इन्वर्टेड। फिर m का और एक फॉर्मूला होता है h'/h, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया m2 आ गया, h' नहीं पता, लेकिन h आपको पता है कितना है, 7। ठीक है, तो ये उधर भेज दो, तो h' कितना आ गया, 7 जब उधर चल जाएगा तो -14 सेंटीमीटर हाइट। अब लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस। क्या क्या पूछा गया था आपको, पोजीशन ऑफ स्क्रीन, इमेज, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो भी आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों ही आपका सही है। कितना आ गया, v का वैल्यू -54 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या, नेचर m माइनस में आ गया तो इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड,
और क्या था, हाइट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग क्वेश्चन को भी लिया है क्योंकि तीन क्वेश्चन जो है वो लगभग हर बार पूछते ही है। तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और बहुत ही आसानी से बनता है। अगर आपको नहीं पता तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर आप सीख लिए तो बन जाएगा। अच्छा, बैलेंसिंग होता क्या है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करते क्यों है। तो याद रखिएगा, बैलेंसिंग एक लॉन्ग नहीं 3 मार्क्स में लगभग पूछ लेता है। बैलेंसिंग होता क्या पहले समझिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है कि जिसमें इधर भी कोई भी एलिमेंट जितना है इधर भी उतना ही रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे इधर के पोटासियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे 2, 3, इस साइड कितना है, 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना हम लोग मिलाएंगे उतना ही मिलेगा, ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन 2 था तो यहाँ पे कम कैसे, ज़्यादा कैसे मिल जाएगा, उसी को ठीक करने के लिए बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए देखो कुछ कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ये एक रूल होता है। बाकी आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को पहले करने से हो जाएगा। और जैक बोर्ड में बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पोटासियम के यहाँ पे 1 है, ठीक है, इधर देखो के कितना है, 1 है, तो ये ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3 है। तो कम किधर है, कम इस तरफ है, तो इधर ही हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो बढ़ाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो बढ़ाएंगे कितना, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 लिख करके देखते हैं। देखो अब बढ़ गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया तो इधर हाइड्रोजन अभी 3 है, कम पड़ गया, तो इधर भी बढ़ाना होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तब तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2 लिख करके देखते हैं। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई होता है, ये और ये मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन 4 बैलेंस है। के पोटासियम यहाँ पे कितना हो गया, देखो डबल पोटासियम हो गया, यहाँ पे तो सिंगल है तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, देखो डबल हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन डबल है। अब सबको आप चेक करेंगे तो सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन को एक बार दोबारा कॉपी में लिख लेना है एज इट इज, जैसे लिखा हुआ, जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है, और फिर उसके बाद बैलेंस कर दीजिए। इतना कर देंगे, 1 मार्क्स मिल गया। अब इस क्वेश्चन को Mn मतलब मैग्नीज, ओ ऑक्सीजन, ये सब है। तो सबसे पहला रूल क्या बताए थे, ऑक्सीजन को पहले ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखो 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन आपको 2 नजर आ रहा है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 नजर आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन डबल हो गया। अब हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्लोरीन भी कितना हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया, देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 4 है। अब ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले क्या बोले, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 और यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो इधर कम है, तो इधर क्या करते हैं, बड़ा करने के लिए इधर 1 है तो यहाँ पे 2 लगा करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और यहाँ पे 1, तो इसको बड़ा कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, देखो 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 लगा दो, 4 हो गया। एस कितना हो गया, एस तो यहाँ पे डबल हो गया, एस अगर यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे एस 1 है तो यहाँ पे डबल कर दिए। अब देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, एस यहाँ पे 2, एस 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो 4, तो 6 हो गया। अब ऑक्सीजन तो गड़बड़ा गया, तो ऑक्सीजन इधर 6 है, देखो 2 और ये 4, 6 हो गया। तो इधर भी ऑक्सीजन को 6 करने के लिए यहाँ पे कितना रखना होगा, 3 रखना होगा, तो अब 6 बन जाएगा, ये वाला चीज़। Na सोडियम, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ऑक्सीजन डबल हो गया। सोडियम Na सोडियम कितना हो गया, 4, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। Fe और यहाँ पे O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई।
अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 यहाँ पे हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, हो गया। Fe कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, बनिए। N2 और H2, अब इसको कैसे करेंगे, तो N यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे N 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 6, देखो 2 3 जो 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ये Pb है ना। इसको देखो कैसे करेंगे, तो Pb यहाँ पे 1 है, Pb 1 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, ये 3 है और ये 2 है, हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 2, यहाँ पे 1 है, तो इसको एक काम करते हैं 2 लिख देते हो गया बैलेंस यहाँ पे। अब अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, मतलब 6 हो गया, तो Pb कितना हो गया, Pb 2 हो गया, तो इधर Pb 1 है, इसको 2 बना देते हैं, Pb 2 हो गया। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। Pb 2 हो गया, यहाँ पे भी Pb 2 है। नाइट्रोजन देखो कितना हो गया, N यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, N कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो एक 2 यहाँ से गया तो 2 हो गया और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो कितना हो गया 4। यहाँ पे N एक ही है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 लिखना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 हो गया ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 हो गया। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 और यहाँ पे 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया, 10 और 2 12, ये भी बैलेंस है। H2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी डबल, क्लोरीन भी डबल। अब यहाँ पे सेट 3 का कुछ क्वेश्चन है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे ये सब देखते हैं ना, CH3 C2H4 C2H6, ये सब जो है ना, यही यहाँ पे कुछ सेचुरेटेड में आता है, कुछ अनसेचुरेटेड में। तो सेचुरेटेड मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड मतलब होता है कि या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन देखो यहाँ पे नाम में ANE ENE YNE, ये एल्केन जो है एक ग्रुप होता है, जितना भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन वाला वो सबका एक ग्रुप होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए, अब कार्बन का 4 हाथ होता है, यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे देखो ये आई है, इसका भी ठीक है। तो ये जो है ये सब हो गया एल्केन में। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है याद रखना है, CnH2n+2, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। एल्किन मतलब हो गया कार्बन कार्बन में इसके डबल बॉन्ड, और भी कार्बन रह सकता है, जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, एल्किन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इसका कितना हाथ बच गया, 2 हाथ बच गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 हाथ बच गया, देखो 2 इधर है और 2 इधर, तो 4 हाथ, देखो कार्बन से 4 हाथ निकल रहा है। इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C2, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है, देखो यहाँ पे गिनो 6 है, फॉर्मूला में यहाँ पे 2 रख के देखो ये 6 आई जाएगा। कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n, ये अनसेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड में ये 2 ही आता है। एल्काइन मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका कितना 3 हाथ है, 1 हाथ खाली है। इसका भी देखो 3 हाथ है, 1 हाथ खाली है, तो C2H2, इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये याद रखिएगा, ये -2 नीचे है ना, 2n-2, तो ये हो गया एल्काइन। तो एल्केन सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड, एल्कीन एल्काइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड, ये आप याद रखिएगा। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे C3H8 है, बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो यहाँ पे आप बॉन्ड बनाइए या फिर इस फॉर्मूला में देखिए। फॉर्मूला में क्या है, जैसे अगर यहाँ पे CnH और यहाँ पे 3 6 4, अगर कार्बन कार्बन जितना भी है उसका डबल से अगर 2 ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, एल्केन में आ गया। जस्ट डबल है, एल्कीन में आ जाएगा ENE, और डबल से भी कम है, मतलब डबल से 2 कम है, देखो 3 का डबल 6 होता है, 6 से 2 कम है, तो वो एल्काइन में आएगा। ये एक ट्रिक होता है, ये सबको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, या सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड करके भी पूछ लेता है। क्वेश्चन यहाँ पे है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो देखो सबसे पहले आप क्या कीजिए, गिवन लिखिए, गिवन क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड, उसको रखा गया है कहाँ पे, एट 25 सेंटीमीटर, मतलब यू आपको कितना दिया हुआ है 25। तो मैंने आपको बताया है कि यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में हम लोग उसको लिखते हैं। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि मिरर कौन सा है और ये मिरर लेंस, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से एफ का जो साइन होता है वो डिपेंड करता है। तो कॉनकेव का फोकस याद रखना है, कॉनकेव अगर लेंस हो या मिरर हो उसका फोकस नेगेटिव होता है। तो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन को कहाँ पे रखें, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। इसमें क्या है कि इमेज जहाँ पे बनेगा वहीं पे अगर स्क्रीन रखेंगे तब ना यहाँ पे शार्प इमेज बनेगा, तो वही बोला है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। तो यहाँ पे स्क्रीन को कहाँ पे रखें, तो जिस जगह पे इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन रखेंगे तो शार्प इमेज मिलेगा। मतलब डायरेक्टली आपको क्या पूछा है, वी निकालने बोला है, इमेज डिस्टेंस। फाइंड द नेचर, और क्या पूछा है आपको, नेचर निकालने के लिए, एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब एच डैश, इमेज का साइज निकालने के लिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये क्या है, क्वेश्चन क्या था, मिरर वाला था, तो लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f फोकस कितना दिया हुआ है 1/-15, फिर यहाँ पे u कितना दिया हुआ -25, 1/-25। तो यहाँ पे माइनस ऊपर चल जाता है, नीचे नहीं लिखते माइनस को, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ये -1/15 है। ये जो -25 इसको इधर लाओ, क्योंकि ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचा 1/v बचा, ठीक है। अब नीचे नीचे का एलसीएम करेंगे, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15-25 का 5 दिया 15, 5/25, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो, 5/25, 25 दिया 75, कितना आ जाएगा 75। 15 का टेबल में 75 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, 5 से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। 25 का टेबल में 75 कितने बार में आएगा, 3 बार में, और इधर क्या है 1/v है, ऊपर आ गया -2 और यहाँ पे 75। अब v निकालना है तो इसको पलट देना पड़ेगा, तो पलट दिया तो ये ऊपर आ गया, इसको भी पलटना पड़ेगा, तो माइनस तो ऊपर ही रहता है, इतना आ गया। अब v को अगर इसको पॉइंट में निकालेंगे तो इसको आधा कर दो, 2 मतलब आधा कर देंगे तो कितना 75, या तो 2 से इसको काट दो, या फिर डायरेक्ट आप माइंड में सोचो आप इसको क्या कर रहे हो, आधा कर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि 2 मतलब होता है हाफ करना। अच्छा, हाफ करने का कुछ कुछ टेक्निक भी होता है, याद रखिएगा। तो खैर भी हम लोग कितना निकल गया, इतना, तो एक चीज़ निकल गया। अब नेचर के लिए हम लोग क्या चाहिए, m चाहिए, तो m का फॉर्मूला, अगर ये मिरर है तो मिरर के लिए क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो गया मिरर में, तो m का फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव वाला हो जाएगा, माइनस वाला। अब -v का वैल्यू कितना है, देखो v का वैल्यू आप ये वाला लीजिए, पॉइंट वाला नहीं, ये वाला कितना है -75/2 है। u का वैल्यू कितना है -25, माइनस माइनस खत्म हो गया, क्या बचा, एक माइनस देखो बच गया है ना, और ये है 75/2 है। और जो मेन डिवाइड है ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, जो मेन डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो भी नीचे है ये पलट जाता है। पलट जाने का मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है तो ये पलट करके 1/25 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब 25 से ये कट गया कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे m का जो वैल्यू आ गया, ऊपर में आ गया -3 और नीचे में आ गया 2, m का वैल्यू निकल गया। इसके बाद आपको m का और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज h'/h। अच्छा, ये निकाले क्यों, इसका तो ज़रूरत ही नहीं था। देखो नेचर के लिए इसको निकाले, नेचर मतलब होता है कि अगर m का वैल्यू माइनस में है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। उसके बाद साइज निकालना है, h' निकालना है, तो उसके लिए भी m चाहिए होता है, क्योंकि m का और एक फॉर्मूला होता है, और ये वाला जो फॉर्मूला है लेंस और मिरर दोनों के लिए सेम होता है। m का वैल्यू कितना आ गया -3/2। h' आपको निकालना है, h का वैल्यू कितना है, h आपको दिया हुआ था 4 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको इधर लाओ 4 को, तो -3/2 इधर है, 4 इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये 4 इधर भेज दिया, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल गया, इससे ये कट गया तो 2 हो गया। तो h' कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर लास्ट में सब चीज़ को मेंशन करना होगा। अच्छा, एग्जाम में बनाइएगा तो नीचे नीचे बनाइएगा। हैंस आपको जो जो पूछा था, क्या क्या पूछा था, क्या डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन या फिर पोजीशन ऑफ इमेज, जो भी आप लिखना चाहें, पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको हम लोग v से दिखाते हैं, जो कि कितना आ गया है
37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, नेचर, नेचर बोला है, नेचर, तो नेचर में क्या हो गया, माइनस है, तो बोलेंगे रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, साइज है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जिसको हम लोग एच डैश से दिखाते हैं, वो कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। चाहे तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, साइज इसका कितना था, 4 था और ये 6 आ गया, तो आप बोल सकते हैं दैट इज, आई मतलब होता है दैट इज लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सेट 4 को करने से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें रखी हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है। कई बार एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ कुछ मैंने रखे हैं, बाकी और भी हैं। तो यहाँ पे कॉपर और टीन, एलॉय क्या होता है, तो एलॉय जो होता है ना, जैसे हम लोग घर में बर्तन देखते हैं ना, कांसा, पीतल का, तो वो सब जो होता है उसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल को मेल्ट करके अगर उसको मिला देंगे तो उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। ये बनाते क्यों हैं, ताकि कुछ डिज़ायर क्वालिटी मिले, मतलब जंग वगैरह ना लगे, इसलिए। तो अगर कॉपर और टीन को मिला दिए, कॉपर और टीन, तो इससे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंज बोलते हैं, ब्रोंज, जिसको हम लोग कांसा भी बोलते हैं, ठीक है, कांसा। फिर कॉपर और जिंक को अगर मिला दिए, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रास, बोलते हैं ब्रास, पीतल, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है कि पीबी और एसएन, है ना, लेड, इसको बोलते हैं लेड, सीसा, और टीन को अगर मिला दिए तो इसको बोलते हैं सोल्डर। ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। अब मेटल, एक ऐसा मेटल जो एक्सेप्शन में है, ये भी पूछता है, मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो कौन सा हो गया, मरकरी, मरकरी हो गया। फिर ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, कौन सा हो गया, ब्रोमीन, ये भी याद रखना है। ये लिक्विड में मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन, कई बार पूछता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो डायमंड का होता है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब नेचुरली पाए जाने वाला सबसे हार्ड चीज़ डायमंड ही है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना 2.42 होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कई बार कॉमन नेम पूछता है, कॉमन नेम हो गया ब्लीचिंग पाउडर, साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, जो भी हम लोग बेकरी में यूज़ करते हैं, मतलब कि खाना वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये हो जाता है सोडियम बाई H, या फिर हाइड्रोजन भी बोलते हैं, और कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। जिप्सम, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ, सॉरी, CaSO4 और 2H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। अच्छा, इसी के साथ याद रखिएगा, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4 हाफ H2O। वैसे POP मतलब हो जाता है जैसे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो POP जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अच्छा, याद रखना है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसको जब 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसको पूछा जाता है कि इसको आर्द्ररोधी, मतलब कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस भी पूछता है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। जो भी पुट्टी होता है ना, तो घरों वगैरह का डिज़ाइन करने में, बहुत सारा गुड़िया वगैरह, मतलब टॉय वगैरह बनाने में, फिर डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं टूटी हड्डियों को जोड़ने में, ये सब याद रखिएगा, जिप्सम, ये सब। बेकिंग सोडा है, और भी कुछ कुछ बुक में होगा, वो सब ध्यान दीजिएगा। पीएच ऑफ एसिड, ये भी याद रखिएगा कि एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो पीएच वैल्यू याद रखिएगा 0 से ले करके 14 तक रहता है पीएच वैल्यू, पीएच स्केल इसको बोलते हैं, है ना। बीच में 7 रहता है जो कि वाटर का होता है,
ये वाला जो पोर्शन है 0 से 7 वो होता है एसिड का, और 7 से 14 जो होता है वो होता है बेस का। जितना ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा बेस, जितना कम वैल्यू उतना ज़्यादा एसिड। और H+ याद रखिएगा, जितना कम उतना ज़्यादा H+, जितना ज़्यादा उतना लेस H+, है ना। OH ज़्यादा हो जाएगा, ये मोर। तो एसिड का pH वैल्यू क्या होता है? एसिड का pH वैल्यू होता है लेस देन 7। बेस का pH वैल्यू क्या होता है? मोर देन 7। और अगर न्यूट्रल बोलेगा या वाटर बोलेगा तो उसका कितना होता है? 7 होता है। एसिड रेन, एसिड रेन जो होता है ना, अम्ल वर्षा जिसको बोलते हैं, कि ऐसा बारिश जिसमें क्या होता है कि बारिश में बोला जाता है ना कि पहला बारिश में भीगना नहीं चाहिए, जो कि एसिड पानी रहता है, एसिड बारिश। तो कैसे पता करें कि वो बारिश जो है वो एसिड है कि नहीं? तो अगर उसका pH वैल्यू लेस देन 5.6 से अगर कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, याद रखिएगा। अच्छा, बुक में और एक चीज़ है कि दांतों का सड़ना, कि दांत जो है वो कितना से कम होने से सड़ने लगता है, तो वो 5.5 है ना, याद रखिएगा। बुक में दिया हुआ NCERT में 5.5 है, बाकी ये जो है ये 5.6 है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किस में कौन सा एसिड रहता है, जैसे कि इमली में कौन सा एसिड रहता है, कर्ड दही में कौन सा एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड। फिर टमाटो में कौन सा रहता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा याद रखिएगा ये सबको। अब लेंस फॉर मायोपिया, मायोपिया क्या होता है? ये एक क्वेश्चन ये जरूर याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर में पूछता है कि मायोपिया होता क्या है, व्हाट इज मायोपिया, या फिर पूछेगा व्हाट इज नियर साइटेडनेस। तो याद रखिएगा नियर साइटेडनेस। मायोपिया क्या होता है कि जिसमें इंसान सामने का तो देख पाता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता। जैसे क्लास में कोई पीछे एक बच्चा बैठा हुआ, उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हो गया? मायोपिया का एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा मायोपिया क्या है, तो आप उसमें लिखिएगा मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट हो गया इंसान का जिसमें इंसान को नियर का तो डिस्टिंक्ट दिखता है, मतलब क्लियर दिखता है, लेकिन जो दूर का होता है वो सही से नहीं दिखता है। फिर मायोपिया का रीज़न बोलता है, तो मायोपिया का रीज़न में आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी हम लोग का आईबॉल है वो लंबा हो जाता है। एक तो रीज़न ये हो गया कि या तो लंबा हो गया है, या फिर जो फोकस है वो कम हो जाता है। फोकस कम होने की वजह से इमेज जो रेटिना पे बनना चाहिए था वो पहले बन जाता है, ये एक रीज़न हो गया। फिर इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इसको करेक्ट कैसे करें। तो करेक्ट करने के लिए कौन सा इसमें लगाते हैं? कॉनकेव लेंस लगाते हैं, याद रखिएगा, लेंस, मिरर नहीं, कॉनकेव लेंस। तो अगर इसका क्वेश्चन अगर सिर्फ मायोपिया का पूछे तो एक पॉइंट आप लिखिएगा मायोपिया होता क्या है। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि मायोपिया का रीज़न क्या है, कि लॉन्ग इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, या फिर फोकस, या फिर कर्वेचर वगैरह आप लिख सकते हैं, या फिर जो रेटिना से पहले बन जाता है इमेज। तीसरा लिखिएगा इसको करेक्ट कैसे करते हैं। और चौथा एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि पीछे बैक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसको बोर्ड पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये इसका एग्जाम्पल हुई है। लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, मतलब इंसान को दूर का तो दिख रहा है क्लियरली, सामने का नहीं दिख रहा है। थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जबकि निकट का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जबकि दूर का दिखता है सामने का नहीं दिखता है इस कंडीशन में। तो इसमें भी क्या होगा, अगर आपको पूछे हाइपरमेट्रोपिया तो आप सबसे पहले लिखेंगे हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? जिसमें दूर का दिखता है लेकिन सामने का नहीं दिखता है। फिर आप रीज़न बताएंगे कि आईबॉल छोटा हो जाता है या फिर फोकस बढ़ जाता है, जिस वजह से रेटिना जो है, रेटिना के बाद में इमेज बनने लगता है। फिर तीसरा आप बताएंगे इसको ठीक कैसे करते हैं। तो ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कॉनकेव का फोकस माइनस होता है, तो इसका मतलब इसका जो पावर होगा वो माइनस में रहेगा। कॉन्वेक्स का फोकस प्लस होता है तो इसका जो पावर होगा वो प्लस में रहेगा। लास्ट में एक एग्जांपल दे दीजिएगा कि डिक्शनरी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना, डिक्शनरी तो सामने से पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें। हाँ, दोनों में अगर डिफरेंस पूछ लिया तो डिफरेंस में क्या कीजिएगा, एक तरफ मायोपिया एक तरफ हाइपरमेट्रोपिया, कि यही सब पॉइंट, इसमें भी वही सब पॉइंट, इसमें भी वही सब पॉइंट लिखते जाइएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब आपको यहाँ पे हाइट दिया हुआ है। किसका हाइट दिया हुआ है आप यहाँ पे लिख दीजिए पहले, गिवन में क्या है, हाइट दिया हुआ ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। तो बगल में यहाँ पे एक रफ फिगर बना लीजिएगा कॉन्वेक्स लेंस का। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स जब भी वर्ड आएगा तो कॉन्वेक्स का फोकस जो होता है, कॉन्वेक्स का फोकस वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एफ जो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, 10
सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मतलब u, वो कितना दिया 15, और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। फाइंड द नेचर, आपको क्या निकालना है, नेचर निकालना है। पोजीशन, मतलब आपको पोजीशन भी निकालना है, पोजीशन दैट इज v। और क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज, मतलब आपको साइज दैट इज h डैश, ये भी निकालना है। और क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन m निकालना है। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। सबसे पहले ये लेंस था, तो लेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस में माइनस लगता है, ठीक है, ये u है। तो f का वैल्यू कितना है, 10 है। 1/v, u का वैल्यू कितना है, -15। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आ गया। अब ये जो 10 है, ये जो पॉजिटिव में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v ये इधर आके नेगेटिव हो गया। अब देखो नीचे का एलसीएम करेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। 10 और 15 किसके, इन दोनों का टेबल में जो आता है 30 आता है। अब टेबल पढ़ते हैं, 10 का टेबल में ये 30 कितने बार में आएगा, तो 10 का टेबल में 33 बार में, उस 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद 15 का टेबल में 30 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। और इधर क्या है, 1/v है हम लोगों का। अब इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ऊपर में, और नीचे क्या है, 30 है। तो यहाँ पे v को पलटी करना होगा लास्ट में, तो v यहाँ पे आ जाएगा, इसको पलटी कर दिया तो v आ गया, इसको भी पलटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। नीचे 1 है, नीचे 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली, ठीक है। तो v निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, देखो v तो हम लोग का निकल गया। अब m निकालेंगे तो बाकी निकल जाएगा। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये लेंस है तो लेंस में यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस होता है, v/u में। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 30, और u कितना है, u है -15। अब इसको काट दो, 2 बार में कट गया, तो m का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो m भी हम लोग का निकल गया। अब m का और एक फॉर्मूला होता है, m का फॉर्मूला होता है h' होता है। h' मतलब हाइट ऑफ इमेज। m का वैल्यू कितना आ गया, -2, इसका कोई यूनिट नहीं होता है m का। ये हो गया h' और h यहाँ पे क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ था, 2 रख दिए। अब ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो h' का वैल्यू कितना आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, और h' ये हाइट है तो इसका सेंटीमीटर। तो साइज भी निकल गया, नेचर तो यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू माइनस आ गया। तो m माइनस मतलब क्या हो जाता है, m अगर माइनस में आ गया, रियल और इन्वर्टेड, प्लस आता है तो वर्चुअल और इरेक्ट। अब लास्ट में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस, क्या क्या आपको बोला था, पोजीशन है ना, सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन जिसको v से दिखाते हैं, कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप नेचर लिख दीजिए, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, m का वैल्यू आ गया माइनस में, तो यहाँ पे आप बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ये लिख लिए। फिर उसके बाद साइज ऑफ इमेज, जिसको h' से दिखाते हैं, साइज कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर। ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लार्जर इन साइज, है ना। फिर आता है मैग्नीफिकेशन, जो कि m है। मैग्नीफिकेशन कितना निकाले, -2 निकाले, हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे सेट 5 में MCQ में कुछ क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 32। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या, जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, तो अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये पूरा तो कहीं ना कहीं एक स्फीयर था। अब इस स्फीयर में एक सेंटर होगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये रेडियस होगा। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इसका आधा जो होता है वो होता है फोकस। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ तो फोकस क्या होता है, उसका आधा। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है, r = 2f या फिर f = r/2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो रेडियस कितना दिया हुआ, 32, तो f
क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, फोकस, तो फोकस क्या होगा 32 का आधा मतलब 16। यहाँ पे द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव का फोकस माइनस होता है और कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है प्लस। तो इसमें फिलहाल तो ये आंसर होगा नहीं क्योंकि ये माइनस में आई है। विथ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो देखो पावर निकालने बोला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। बस यहाँ पे ध्यान रखना f को मीटर में रखना है, तो देखेंगे क्या यहाँ पे f मीटर में है, हाँ मीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f का वैल्यू कितना है 1 है, मीटर में है रख सकते हैं। तो p का वैल्यू कितना आई है 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। और पावर इसका फॉर्मूला क्या होता है डायोप्टर, पावर का फॉर्मूला होता है डायोप्टर, ये पावर किसका है लेंस का पावर है डायोप्टर। और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ये, नेगेटिव नहीं होगा, अगर ये कॉनकेव होता तब नेगेटिव होता, ये कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेट 5 का 10 नंबर क्वेश्चन है, इफ 10 रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंस है ईच ऑफ 1 ओम, वैल्यू कितना करके 1 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब इस तरह से, पैरेलल का मतलब हो गया कि ऐसे एक कनेक्ट कर लिए, फिर ऐसे और एक कनेक्ट कर लिए, फिर ऐसे और एक कनेक्ट कर लिए, इस तरह से जो है 10 टोटल कनेक्ट कर लिया गया 10 इन पैरेलल। तो रिजल्टेंट, तो आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये फॉर्मूला होता है 1/rp, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ऐसे करके कितना है 10 है, तो टोटल कितना रहेगा 10 तक रहेगा। ठीक है, तो 1/rp जो है, अब सबका वैल्यू कितना करके 1 करके है, तो ये 1/1 1/1 1/1 ऐसे करके कितना रहेगा टोटल 10 तक रहेगा। अब यहाँ पे 1/rp है, ये 1/1 तो 1 ही लिखाता है ना, ये भी 1/1 1 ही लिखाएगा, ये भी 1 ही लिखाएगा, ऐसे करके 1 1 करके लिखाते जाएगा। तो 1/rp ऐसा कितना होगा 10 है तो टोटल 1 1 1 1 ऐड करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब rp निकालने बोला, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो rp अगर निकालना है तो ये पलट जाएगा क्योंकि हमको rp निकालना है, तो ये पलट गया, नीचे 1 को हम लोग नहीं भी लिखते हैं, तो ये भी पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/10। अच्छा, अगर ये सीरीज में रहता तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, सीरीज़ के लिए आप याद रखिएगा RS जो होता है सीरीज़ के लिए R1 + R2 + R3 ऐसे करके होता है डायरेक्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 14 नंबर, विच रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए वो वाला ट्रिक आपको याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज, ये वाला जो नहीं पढ़ते हम लोग, केदारनाथ है ना, सॉरी केदारनाथ का माली है ना, आलू ज़रा फीका है ना, सा पकाता है कौन है जी, आगे आओ प्लेटिनम, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये ऐसे जो बढ़ते जा रहा है, इसके बाद फिर इधर से आकर के फिर नीचे, मतलब है ना, तो रिएक्टिव सीरीज में ये टॉप पे आ गया, ये नीचे पे आ गया, और भी रहता है बहुत सारा चीज़ें। तो याद रखना जो ऊपर है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो जो ऊपर मतलब जैसे यहाँ पे देखो Cu और यहाँ पे Fe, तो Cu जो है वो नीचे है और Fe जो ऊपर में, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है, तो ज़्यादा पावरफुल वाला जब आएगा तो ये जो कम पावरफुल वाला है वो तो हट ही जाएगा, तो ये जो है उसको हटा देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा, तो हाँ ये रिएक्शन होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं Zn और Cu देखते हैं कौन ऊपर है, Zn ऊपर है Cu नीचे है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो कौन सा नहीं होगा, तो खैर इसका जो आंसर है ये वाला रिएक्शन तो हो रहा है, ये भी यहाँ पे जिंक जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, कॉपर से ये ज़्यादा पावरफुल है, तो ये वाला रिएक्शन भी होगा। Fe जिंक, तो देखते हैं इन दोनों में कौन पावरफुल है, Fe कम पावरफुल है, जिंक ज़्यादा पावरफुल है ना, तो जिंक अगर ज़्यादा ऊपर में है तो जिंक अकेला थोड़ी रहेगा, जिंक तो इसको हटा देगा ना, तो ये भी रिएक्शन होगा। कॉपर और जिंक, ये हो गया जिंक, ये हो गया कॉपर, तो जिंक ज़्यादा पावरफुल है, जिंक ज़्यादा पावरफुल है, तो ये अपना जगह थोड़ी छोड़ेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। याद रखना है कि जो सिंगल में है, सिंगल में यहाँ पे जो है वो अगर ज़्यादा पावरफुल हुआ, मतलब वो अगर ऊपर रहा तो रिएक्शन होगा वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नहीं होगा, तो ये तीनों तो होगा, तो बस यही वाला नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का लेंथ मतलब हो गया कि उसका हाइट कितना है। इज हेल्ड इतना सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो उसको ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। कन्वर्जिंग लेंस, अभी देखो कन्वर्जिंग लेंस क्या है। तो जो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग मतलब होता है, कन्वर्जिंग जो हो जाता है, एक दो टाइप का लेंस हम लोग पढ़ते हैं। एक क्या होता है कि जो भी पैरेलल आ रहा है वो एक जगह पे मीट करेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। और जो ऐसे फैल जाता है उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो फिलहाल के लिए कन्वर्जिंग में क्या आ जाता है ये, और ये किस में आ जाएगा, डाइवर्जिंग में आ जाएगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस बोला है तो मतलब कौन सा लेंस हो गया, ये है हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा हो गया, कॉनकेव लेंस। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कॉन्वेक्स बोल दिया तो कॉन्वेक्स का फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ फोकस जो है वो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि थोड़ा सा साइन चेंज हो गया तो आंसर नहीं आएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ साइज, मतलब वी निकालना है। नेचर, नेचर के लिए एम चाहिए। ऑफ इमेज, तो दो ही चीज़ निकालना है, पोजीशन, नहीं तीन चीज़, पोजीशन, साइज और साइज भी निकालना है। तो साइज भी निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये लेंस बोला है ना, तो लेंस फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट करते हैं, f का वैल्यू कितना है 10, तो 1/10। v नहीं पता, u का वैल्यू कितना है -25। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/10। ये इसको इधर लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा, तो -1/25। अब इसको एलसीएम करेंगे तो 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा एलसीएम। क्योंकि ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, बस याद रखना है। 10 के टेबल में कितने बार में आएगा, 5 बार में, तो ऊपर में 5 आ गया। 25 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 बार में, तो ऊपर में 2। माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया ऊपर में, 5 - 2 1/v। अब इसको पलटी करना होगा, तो v को ऊपर भेज देते पलटी करके, तो ये कितना आ जाएगा 50/3। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 है ना, तो 50, तो आ जाएगा 1320682 है ना, 16 पॉइंट, ये 66 आते जाएगा, तो 66 आते जा रहा है, तो 5 से बड़ा रहने से इसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए 66 आ रहा था, राउंड ऑफ कर दिया तो 67 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालने बोला, नेचर। तो नेचर के लिए तो हम लोग एम निकालते हैं। एम का फॉर्मूला अगर लेंस फॉर्मूला अगर माइनस में है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव। तो v का कौन सा वैल्यू है, 50/3। u का वैल्यू कितना है, -25। तो यहाँ पे 50/3 मेन डिवाइड जो है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, मेन डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और ये पलट जाएगा मतलब 1/25 माइनस में है ना। ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में ये कट गया। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, माइनस, ये माइनस को हमेशा ऊपर लिखते हैं नीचे नहीं, -2/3। ये m का वैल्यू आ गया। m का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि m से पता चलेगा नेचर क्या है, माइनस में है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। फिर m का और एक फॉर्मूला होता है h'/h, h मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो m का वैल्यू कितना आ गया 2/3, और h' निकालना है, बाकी h कितना है, h दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो इसको उधर भेज देते हैं, 5 इधर आ गया, नीचे कितना है 3, तो h' क्या हो गया, h' हो गया -10/3 सेंटीमीटर। चाहे तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, इतना में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 50/3 लिख दिए थे, 50/3 मेन डिवाइड हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये पलट जाएगा 1/25, 2 जा तो 2/3। ठीक है, आंसर आ गया। अब लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हैंस क्या क्या पूछा था, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज जो कि v से दिखा रहे थे,
ये कितना निकला था 50/3 ना, 50/3 सेंटीमीटर। सेकंड क्या था नेचर, नेचर क्या था m माइनस में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और एक क्या हो गया आपका साइज मतलब h डैश, ये कितना आ गया -10/3 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अच्छा और एक चीज़ याद रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको हाइट ऑफ इमेज नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तब साइज कैसे निकालेंगे, तब इस m का वैल्यू से साइज पता करते हैं। अगर m का वैल्यू 1 से छोटा आ गया मतलब स्मॉलर साइज का बन रहा है, m का वैल्यू अगर बड़ा आ गया 1 से तो वो लार्जर साइज का बनता है। 47 नंबर क्वेश्चन सेट 5 का, इसमें दो क्वेश्चन था, एक ए था एक बी था, तो ए वाला जस्ट थ्योरी टाइप का था तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है, बी नंबर को लिया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखो क्या बोला है, समझते हैं क्वेश्चन को। हाउ कैन 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर हैं 2 ओम 3 ओम और 6 ओम का, बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे कनेक्ट करें कि इतना है इतना है और इतना है। तो समझिए हम यहाँ पे कितना तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है तीनों को हम ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दें, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है तीनों को ऐसे पैरेलल कर दें, ये एक कंडीशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ऐसे दो, एक को सीरीज और बाकी दोनों को क्या करें पैरेलल कनेक्शन कर दें, या फिर हो सकता है कि ऐसे दो को ना पैरेलल में, दो को सीरीज में कर देते हैं और उसके साथ एक को जो है वो पैरेलल में कर देते हैं। यही कंडीशन आ रहा है और तो नहीं कुछ होगा, ठीक है। अब इसमें भी इसका और एक टाइप हो सकता है, और एक टाइप क्या, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है तो इसको अलग अलग जगह रख सकते हैं। फिलहाल के लिए देखो एक 2 है 3 है और एक कितना 6 है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 9 3 11। तो ये वाला तो समझ में आ गया कि 3 नंबर क्या होगा सीरीज कनेक्शन में तीनों ऐड करेंगे। इसको देखते हैं 2 3 6, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/RP इक्वल टू 1/2 फिर 1/3 और यहाँ पे 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 2 बार में, 6 के टेबल में 1 बार में, तो 6/6 मतलब कट करके 1। तो ये भी समझ में आ रहा है तीनों पैरेलल। बस अभी 4 को निकालना होगा, ये अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 4 कैसे निकालेंगे, तो यही दोनों में से कोई एक जगह पे होगा। तो एक बार क्या करते हैं, इसी कंडीशन को 3 4 तरह से देखना होगा। 2 को यहाँ पे रखते हैं, 3 को यहाँ पे और 6 को यहाँ पे, 2 3 6 है ना, 3 ही तो है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है कि दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस से डिवाइड कर दो, यहीं से निकलता है। अच्छा कई बार ये फॉर्मूला भी पूछता है 1/RP, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा R1 R2 और ऊपर में R1 + R2। अब ये तो 1/RP है, तो इसको अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा R1 R2 ऊपर लिखाएगा और ये वाला चीज़ नीचे है। कई बार फॉर्मूला वगैरह भी आता है, खैर शॉर्टकट में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 है, इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर मतलब 18 ऊपर और दोनों को प्लस करके नीचे, तो ये 2 तो 2। हाँ चलो इसी में से आ गया, इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो ठीक है इसी में से करते हैं। तो 1 नंबर लिखेंगे टू गेट 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस क्या लिखना होगा, वी हैव टू जॉइन 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर in parallel combination and then join 2 ohm रजिस्टर है ना इन सीरीज। ये हो गया, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसका फिगर भी बना देंगे तो, ठीक है, फिगर भी अगर आप बना देते हैं तो इजी रहेगा। ये हो गया 2 ओम और यहाँ पे हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम। अब इसको सॉल्व भी कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/RP जो है 1/3 + 1/6 ये वाला चीज़। तो ये कितना आ गया, एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा और यहाँ पे 6 1, तो कितना आ गया 3/6। तो कट करके कितना आ गया 1/2,
तो 1/RP जो है 1/2 आ गया, तो RP कितना हो गया 2 ओम ना सीरीज कनेक्शन में। ये हो गया 2 ओम प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम आ गया, तो कितना आ गया 4 ओम। एक नंबर हो गया। सेकंड नंबर टू गेट 1 ओम रेजिस्टेंस है ना, जॉइन ऑल 3 रजिस्टर इन किस में जोड़ना होगा, हम लोग देखे थे ना पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो तीनों को जोड़ देते हैं, एक हो गया, ये हो गया, ये, तो ये कितना था 2 वाला था ना, ये 3 वाला और ये 6 वाला ओम। तो 1/RP जो आ जाएगा 1/2 1/3 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम 6, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 6 आता है 2 बार में, 6 का टेबल में 1 बार में, तो ये 6/6 कट करके 1/1 आ गया। तो RP जो है 1/1 मतलब 1 ओम। फिर लास्ट वाला कितना था 11 ओम, तो लास्ट वाला 11 ओम, तो लिख देंगे टू गेट 11 ओम रेजिस्टेंस join all 3 register in series combination। ठीक है, तो तीनों को सीरीज में ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 3 6, तो यहाँ पे RS जो टोटल आ जाएगा 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तो कितना आ गया 2 3 5 5 6 11, तो 11 ओम। ठीक है, तो फिलहाल आज जो था इतने क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे, जो भी जितना भी सेट था सबका लगभग मैंने न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जो है और बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी है। आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आज की इस वीडियो से बन जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया हो अच्छे से, या फिर आपका डाउट है या फिर क्लियर नहीं हुआ, आप बेझिझक मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, मैथ्स विद शंकर सर में। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने का। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड है, आप विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।